जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबरर्स, डेली वेजर्स, सीजनल वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल, जिनके लिए पीडीपी बीजेपी सरकार ने एक एसआरओ बनाया था और ये कहा गया था कि फेज मैनर में इन तमाम लोगों को रेगुलराइज किया जाएगा। उस एसआरओ को बने हुए भी 3 साल से ज़्यादा का वक्फा हुआ है, लेकिन आज भी यहाँ एक धरना चल रहा है और कश्मीर और जम्मू दोनों संभागों से नेता खड़े हैं और इन नेताओं की मुलाकात केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता और एमओएसएन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह से हुई है। उन्होंने इनके लिए चिट्ठी जो है वो राजभवन को लिखी है। आइए इन कैजुअल, डेली वेजर, सीजनल, कॉन्ट्रैक्चुअल और एनसीसी के अलावा और अलग अलग स्कीमों में जो लोग लगे हैं, इन्हीं से जानते हैं क्या बात हुई। तनवीर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिले, उन्होंने आपसे क्या वादा किया, कितनी देर आपकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में क्या कुछ उन्होंने आपसे कहा? देखिए जिनेश जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत थैंक करता हूँ टीएसएल का, हमेशा हमारी आवाज़ उठाते रहे हैं। हमारी एक 5 रुकनी टीम जो है पिछले महीने में जो दिल्ली गई थी और हमें निमंत्रण मिला था वहाँ पे बात करने का। इसमें हमारे 3 साथी कश्मीर से थे और 2 जम्मू से, 5 साथी जो है हम यहाँ गए और लगभग 2 घंटे जो है हमारी मीटिंग उनकी आवाज़ पे हुई है, जिसमें जितने भी आर्जी मुलाजमीन जम्मू कश्मीर में लगे हैं 61,000, चाहे वो पीएचई के हैं, वो सफाई कर्मचारी है, वो अर्बन लोकल बॉडीज से हैं, वो इरीगेशन से हैं, पीडीडी से, वो जितने भी डिपार्टमेंट कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उनके ऊपर डिस्कशन हुई। सबसे पहले डिस्कशन हमारी रेगुलेशन के ऊपर हुई कि काफ़ी साल से हमने कहा कि एक बहुत जुल्म लोगों के ऊपर हो रहा है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि वारिया ऑलरेडी जो है इन पे जुल्म है और इसमें सरकार हमारी जो गंभीरता दिखा रही है, क्योंकि आश्वासन हमें जिनकी पहले भी बहुत मिले, एसआरओ भी बने हैं, कैबिनेटें भी हुई और टिल डेट अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है। लेकिन हमें यकीन किस तरह ज़्यादा है क्योंकि सेंटर पहली बार इस मुद्दे में जो सामने आई है और 2 घंटे के लगभग करीब हमारे हर मुद्दे के ऊपर डिस्कशन हुई, चाहे वो डिलीवरी से, वो कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी क्या कहा उन्होंने हमें ये कहा है कि इसकी 1 टाइम सेटलमेंट जो सेंटर सरकार चाहती है कि एक टाइम इनको सेटल किया जाए, लेकिन 61,000 जो है इनको तमाम को एक ही स्ट्रोक में जो परमानेंट करना किसी भी सरकार के लिए जो मुश्किल है, लेकिन फेस मैनर में इनको हम परमानेंट करेंगे। और साथ ही उन्होंने दूसरा हमें ये कहा कि सर JNK में जो जब यहाँ पे यूटीज़ को बनाया गया, यहाँ से 370 को हटाने के बाद मिनिमम वेज जो बाकी यूटीज़ में है, चंडीगढ़ में है या बाकी पौंडीचेरी जहाँ पे है, दिल्ली में जो भी मिनिमम वेज वहाँ पे, वो हमारे लोगों को यहाँ पे दिया जाए। तो उसके ऊपर भी डॉक्टर साहब ने हमें ये कहा कि आपको जो मिनिमम वेज में है सभी को फर्स्ट एक ही दायरे में एक स्ट्रोक में लाया जाएगा और उसके बाद रेगुलाइजेशन के लिए फेस मैनर में हमारे ऊपर सरकार काम कर रही है। ये मीटिंग लगभग हमारी 23 तारीख को वहाँ पे 23 सितंबर को हमारी उनकी हुई और ठीक 27 तारीख को डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनके ऑफिस से एक लेटर जो है एलजी साहब को यहाँ पे आता है और उनको ये कहा जाता है कि 225 जो पर डे इनको दिया जाता है उसके ऊपर इनका गुजारा नहीं हो रहा है। इसका जितनी भी डिटेल्स है जो भी है, एमएचए ने भी वहाँ से एक गाइडलाइन इशू की थी और एक लेटर यहाँ की सरकार को यूटी को मिला था और यहाँ से रिकॉर्ड सारा दिल्ली मांगा गया था। तो लास्ट पिछले वीक में मैं खुद मेरी टीम के साथ हमने सेक्रेटरी ने विजिट किया और हमने देखा ग्राउंड लेवल तक भी कि हम देखें कि वाकया यहाँ सरकार इस पर क्या कर रही है, लेकिन वहाँ जो फाइनेंस या बाकी जो डिपार्टमेंट से हमारी डिस्कशन हुई तो हमें यही लगा वहाँ से जो भी जो लिस्ट से उन्होंने डाटा जो मांगा था वो सेंटर में चला गया है। अब ज्ञान जो है सेंटर के पाले में है और लेकिन अब यहाँ पे जो डीडीसी इलेक्शन जो चल रहे हैं इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि हम वहाँ पे बिजी हैं, लेकिन आज हमारा जो है मैं कहूँ आप प्रोटेस्ट नहीं, आज ये हमारा एक कन्वेंशन है जिसमें जम्मू और कश्मीर के सारे मुलाजिम को हमने यहाँ पे इकट्ठा किया है और यहाँ पे मंथन हो रहा है कि अगर सरकार इस मसले को करने से फिर चूकती है आगे हमारी क्या रणनीति रहेगी और किस हिसाब से हमारा सरकार पर प्रेशर बिल्ड होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक अभी तक का वादा सरकार का हमारे साथ है, हमें लगता है कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे उस पर काम हो रहा है। अब यही है कि 22 दिसंबर तक यहाँ देखा जाएगा जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होते हैं, उसके बाद जो फिर से दूसरी राउंड की वार्ता शुरू होगी और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है हमारे मसले को हल करने सेंटर जो सामने आई है और आना भी चाहिए, क्योंकि हम ही लोग जो है जो लोग सरकारें बनाते हैं और सरकारें गिराते हैं और कहीं ना कहीं एक जब ग्राउंड लेवल डेमोक्रेसी की बात होती है तो ये वही वर्कर है जो सुबह आके निकलते हैं और सरकारों को बनाता है। तो मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के 60,000 आजी मुलाजमी के साथ जो काफ़ी अरसे से हमसे धोखेबाजी होते आ रही है, अब सरकार इसको 1 टाइम सेटलमेंट करे, क्योंकि हम जो है पॉलिटिकल विक्टिम बन चुके हैं। हर सरकार ने हमें सताया है, लेकिन जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हमसे कमिटमेंट की है, हमें पूरी यकीन है कि वो अपनी कमिटमेंट पूरे उतरेंगे और हमारे साथ जो है इंसाफ जो है वो इंसाफ करेंगे।
जम्मू कश्मीर के साथ 4G की भी कमिटमेंट हुई थी, जम्मू कश्मीर के साथ और भी बड़ी कमिटमेंटें हुई थी। देखिए सर 4G के ऊपर हम वो पॉलिटिकल इशू हम कह रहा हूँ कमिटमेंटें तो होती रहती, कमिटमेंट होंगी, लेकिन हमारी जो कमिटमेंट है ये पहली बार जो है हमारे सेंटर में हुई है, क्योंकि स्टेट लेवल पे हमारे साथ कमिटमेंट है इस लेवल पे हुई है। ये आपकी बात दुरुस्त है, बहुत हमारे एग्रीमेंट्स भी हुए हैं और वो मिनट्स भी निकले हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन सेंटर ने जो कमिटमेंट्स किया उसके बाद जो लेटर भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा है, उससे कहीं हमें ये लगता है कि सरकार पॉजिटिविटी दिखाती है। अगर नहीं होता है तो कल का कोई ऑप्शन नहीं है, तंग अमल बराए जंग अमल, उसके तो हम तैयार हैं, उसकी तैयारी तो हमारी चल रही है ऑलरेडी। अच्छा, जानना चाहूंगा कि क्या आपने उनसे वक्त मांगा था मिलने के लिए, या उन्होंने आपको बुलाया अब आइए मुलाकात कीजिए, मैं आपको सुनना चाहता हूँ, आपकी परेशानी क्या है? एक्चुअली वो फर्स्ट नवरात्रा को कटरा में आए थे, एक उद्घाटन के लिए यहाँ पे आए थे, तो वहाँ पे हमारी एक टीम थी, हमने एक रिप्रेजेंटेशन को डाली थी कि हम इस इशू पहले भी हमने उनको टाइम दिया था, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने उनको रिप्रेजेंटेशन डाली कि ये लोग काफ़ी टाइम सफ़र पड़े हैं। यानी आपने उनसे वक्त मांगा? हाँ, तो उनने वहाँ से ये कहा था कि नहीं जी आप जो है हम 2-3 दिन के बाद आपको बुलाएंगे और दिल्ली में आके पूरी इस मुद्दे के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पूरा मेमोरेंडम लेके हम गए, तो वहाँ बिट बाई बिट हर एक चीज़ के ऊपर हमें डिस्कशन हुआ। तो हमें लगता है जुनैद भाई कि हमारे साथ जस्टिस होगा। अगर जस्टिस नहीं होगा तो हम तो ट्रेड यूनियन का जो है संघर्ष करना, वो हम संघर्ष करेंगे, और संघर्ष जो होगा वह ऊंचे लेवल पे होगा। उसके लिए तमाम जम्मू कश्मीर की लीडरशिप हमारी बैठेगी, जो भी निश्चय निकल के आएगा उसके ऊपर हम चलेंगे। तनवीर साहब, सेंटर में बीजेपी की सरकार मई 2014 में बनी, तब भी 5 साल तक जम्मू कश्मीर से मंत्री थे, और उसके बाद नई सरकार को बने हुए भी 1 साल से ज़्यादा का वक्फा हो गया है। इन 6 सालों में कितनी बार आपको बुलाया गया बातचीत के लिए, और डीडीसी के चुनावों से थोड़ी देर पहले एकदम आपको मुलाकात के लिए बुला लिया गया? पिछले 6 सालों में कितनी बार बुलाया गया आपको, और कितनी बार आपने मुलाकात की इसी तरीके से जिस तरीके से इस बार हुई है? देखिए, मुलाकातें स्टेट लेवल पे का कहूँगा तो काफ़ी बार मुलाकातें हुई हैं। इसमें जो सबसे पहले मैं कहूँगा वेजेस हमें सिर्फ साल में 3 बार मिलती। सेंटर में पिछले 5 साल सरकार थी, आपको बुलाया कभी मुलाकात के लिए? नहीं, सेंटर में हमारी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमारा मसला स्टेट से पहले जो यहाँ स्टेट थी। क्या ऐसा तो नहीं है कि डीडीसी के इंतखाबात हैं, आपका नंबर 61,000 इतने बड़े नंबर को ध्यान में रखते हुए आपको बुला लिया गया कि आइए आपको वादा कर देते हैं, फिर उसके बाद चुनावों के बाद आपको लगता है कि ये वादा याद रहेगा? देखिए सर, डीडीसी की गेम नहीं है, आगे असेंबली इलेक्शन भी होने, चाहे साल के बाद कराए 2 साल के, वो भी होने आगे, और बहुत बुलाए। अभी तो पिक्चर बुला लेंगे आप, अभी पिक्चर बाकी है, नहीं फिर बुला लेंगे, उसके बाद देख लेंगे, फिर बैठ के हम फैसला करेंगे। अब इस बार हमने 50% का सरकार सामने आई है, तो 50% हमने भी। आपकी मुलाकात के बाद आपको प्रैक्टिकल शेप में कोई फ़ायदा हुआ, कोई आपके वेजेस बढ़े, या आपको किसी किस्म का कहीं से भी आपको ये लगा कि कोई वाकई कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है? हम मुलाकात की और दूसरे तीसरे दिन जैसे डोमिसाइल के ऊपर एक दिन बात हुई, अगले दिन डोमिसाइल अमेंड हुआ, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट को लेकर एक दिन बात हुई, अगले दिन उस पर फैसला आ गया। तो क्या इसी तरीके से आपके मामले में, आपने तो सितंबर में मुलाकात की, तो अक्टूबर नवंबर का महीना ख़त्म होने वाला है, दिसंबर आने वाला, 2 महीनों में क्या कुछ हुआ? कोई वेजेस बढ़े? नहीं, वेजेस देखो, वेजेस बढ़ने के लिए जो तनख्वाहें वागुजार हुई हैं, जो हाँ, तनख्वाहें तो हमारी जो है वो चल रही है, लेकिन बीच में जो अभी जो सेक्टर शिफ्ट हुआ यहाँ जम्मू में जो आया, उसकी वजह से थोड़ा दिवाली पर कितने महीने की तनख्वाहें बाकी हैं? सैलरी तो हमारी कहीं 2 साल की है, किसी की साल की है, लेकिन वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमारा जो है रेगुलाइजेशन का है, और हमारा जो मिनिमम वेज है, हम कहते हैं कम से कम अगर एक घर को चलाने के लिए मिनिमम वेज जो है, जो ऑलरेडी सेंटर ने दिया, हमें वो दीजिए। जो आपने पे शिफ्ट आपको पॉजिटिविटी क्या लगी? पॉजिटिविटी हमें इतनी लगी कि 23 तारीख को हम वहाँ से मिलकर आते हैं, और 27 तारीख को ही डॉक्टर वहाँ से लेटर जो एलजी साहब को यहाँ पे लिखते हैं, और उससे पहले ही एक लेटर जो एचएमए से, होम मिनिस्ट्री से जेके यूटी को आता है कि जितने भी वर्कर्स लगे हैं, इनका जितना भी डाटा है वो सारा जो सेंटर को भेज जाए, इनके ऊपर कितना फंड अगर इनको एक टाइम में रेगुलाइज करना होगा या इनको मिनिमम वेज में लाना होगा तो कितना खर्चा है। तो वो डॉक्टर साहब ने खुद बोला कि 500। तनवीर साहब, ये मेरी समझ से बाहर है, बायोमेट्रिक्स हुआ था शायद आपका? हाँ, उस बायोमेट्रिक्स के जरिए मुकम्मल डाटा स्टेट गवर्नमेंट के पास है, नया डाटा कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 महीने गुजर गए हैं, ये कौन सा डाटा है? ये पैदल जा रहा है या ये आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मोड है? नहीं, वो बात सही है, लेकिन डाटा जो था वो हमारा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास था, वही डाटा, उसी डाटा, कोई नया डाटा नहीं, उसी डाटा जो यहाँ पे ऑलरेडी था उसी को जो है केंद्र सरकार ने मांगा है। और साथ में ये भी बोला गया है कि ये लोग जो है कितने कितने लगे और कितने कितने साल से लगे हैं, और अगर इनके लिए हमें एक फाइनेंशियल पैकेज बनाना होगा तो कितना इस पे खर्चा आ सकता है? कितनी बार पैकेज बनेगा? लगभग कितनी बार अभी तक पैकेज बन चुका है? आपके साथ कश्मीर से लीडर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम इमरान परे है। इमरान साहब, मुझे बताएं कितनी बार ये पैकेज बन चुका है अभी तक? आपको कितनी बार आपने इस पैकेज का सुना कि पैकेज तैयार हो रहा है? पहले मैं आपसे कहूँगा कि आपने जो तनवीर भाई को आपने जो सवाल किया था कि दिल्ली के आने के बाद प्रोसेस क्या हुआ है, तो कल हम सेक्रेटरीट में थे, वहाँ हायर अथॉरिटी से मिले,
तो जहाँ हमें लगा जो दिल्ली से वाकई एक लेटर आई थी और उस पे जो इन्होंने जो डेटा है वहाँ मांगा था तो वो दिल्ली को फॉरवर्ड हो गया है, ठीक है। और अब रही दूसरी बात, आपने इनसे वेजेस के बारे में आप सितंबर में मिले थे? जी बिल्कुल, पिछले महीने 2 महीने डाटा भेजने में लग गया। नहीं अक्टूबर नहीं तो पिछले महीने ये मिले थे। अक्टूबर को और 23 अक्टूबर को आप मिले? बिल्कुल बिल्कुल। तो कल मैं कह रहा हूँ कि मैं कल यहाँ आया, सेक्रेट गया, मैं कल की बात मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जो हमने हायर अथॉरिटी से बात की तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि जो डेटा था हमने मरकज़ गवर्नमेंट को किया है। और उसके साथ साथ जो आपने कहा है कि जो ऑनलाइन निक में जो अपलोड हुआ है तो उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको ये कहूँगा कि उसमें प्रॉब्लम हुई क्या थी। आप देखो, मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा। 2014 में यहाँ पे 42,000 के करीब जो यहाँ पे कैजुअल लेबर्स, सीजनल लेबर्स या CPW, सफाई कर्मचारी या जो भी यहाँ पे कैटेगरीज है, SDF है, जितने भी यहाँ पे वर्कर्स, यानी कि हम अब इन शॉर्ट में कहते हैं 61,000 के करीब जितने भी आर्जी मुलाजमिन थे, जब वो निक में अपलोड हुआ था उस टाइम क्या था कि मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, एक SDF होता है, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड, वो वर्कर होता है, वो कैजुअल लेबर की कैटेगरी में नहीं आता था क्योंकि उसको जो रेवेन्यू होता था वहाँ पे वो जनरेट होता था, उसको रेवेन्यू आता था उसमें से उसको वेजेस मिलते थे। और जब ऑनलाइन उन्होंने स्टार्ट किया, उस SDF को भी डाला कैजुअल लेबर की कैटेगरी में, उस CP को भी डाला। ये तो तफसीलात हैं, लेकिन मैं आपसे मोटा ये समझना चाहूँगा, तमाम मुलाजमीन के लिए समझना चाहूँगा कि अब आपको कितनी उम्मीद है कि 61,000 मुलाजमीन को कहा गया है कि फेज वाइज इनको रेगुलराइज किया जाएगा। एक SRO ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, वो SRO बन चुका है, उसको इम्प्लीमेंट करना मकसूद है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को उसमें कमेटी बनानी है, उस कमेटी ने बाज़ाब्ता मीटिंग्स की और कई लोगों को रेगुलराइज भी किया। अब समझना चाहूंगा ये नया कौन सा तरीका निकालेंगे SRO की एग्जिस्टेंस। ये क्यों नहीं कहा जाता कि SRO मौजूद है, हम कहेंगे फौरन इस SRO के तहत जो लोगों को रेगुलाइज करना शुरू करें। SRO 520 के तहत अगर हम जाएंगे, हम वो लोग हैं कि जिन्होंने हमेशा SRO 520 पे हमने मुखालफत की है कि हम वो आप उस SRO को चाहते हैं कि खत्म हो जाए। SRO 520 बिल्कुल या तो उसमें अमेंड हो जाए या तो वो रिवोक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 20 लोग यहाँ पे है, मैं इनको चैलेंज करता हूँ 20 में से खाली एक बंदा एज पर SRO 520 रेगुलर हो जाएगा। उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस इन्होंने रखी है वो बहुत ज़्यादा मतलब वो कोई पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए हम चाहते ही नहीं है SRO 520 एक वो SRO नहीं था, वो एक फिक्स्ड पे था, यानी कि 10,000, 15,000 और 20,000, वो हमने ना उस पर हमने कभी काम किया है ना हम SRO 520 पे काम करेंगे। अगर यहाँ पे हम देखेंगे जो जम्मू कश्मीर जो गवर्नमेंट है, जब ये UT बनने से पहले यहाँ पे हमारा अपना एक SRO था, SRO 64, जिसके तहत यहाँ पे जितने भी कैजुअल, सीजनल जो भी कैटेगरीज है वो वहाँ एज पर SRO 64 वो रेगुलर हो जाते थे। लेकिन आप देखो कि बीच में ही इन्होंने SRO 520 लाया, वो SRO रेगुलराइजेशन के लिए नहीं था। उसमें आप देखो कैंपा के कैजुअल लेबर्स का लिखा है कि वो रेगुलर नहीं हो जाएंगे। आप SRO 520 को चाहते हैं कि वो रिवोक हो जाए, या रिवोक हो जाए या उसमें अमेंडमेंट हो जाए। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि उम्र कितनी है आपकी? जी मेरी लगभग 34 साल होगी। आप में से आपके साथ जो कैजुअल लेबरर हैं उनमें कितने ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र इस वक्त लगभग 60 के करीब है या 60 साल होने वाली है? वो पिछले 16 साल से नहीं बल्कि 32-34 साल से रेगुलराइज होने का इंतज़ार कर रहे हैं। 520 के ज़रिए उनको एक रास्ता मिला। अब आप कह रहे हैं नहीं, अब आप कह रहे हैं, मेरा सवाल है, अब आप कह रहे हैं 520 को आप रिवोक करो, नया लाओ। 520 लाने में 1994 के बाद 520 लाने में लगभग 21 साल लग गए। तो आपको क्या लगता है कितने सालों में एक और नया SRO आएगा जिसके तहत ये बेचारे भी आपके साथ रेगुलराइज होंगे? क्योंकि ऐसा लग रहा है सरकार के रवैये से कि वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिटायर हो जाएं, फिर जब बची खुची तादाद में थोड़े से लोग होंगे उनको रेगुलराइज कर देंगे। 520 में सर इसको मिलेगा क्या? पहले आप ये अगर इसके पास 1 साल रह गया है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा आप तो जवाब देना है। नहीं, मैं सर वही कह रहा हूँ, अगर 520 आपने बोला कि ये रेगुलर हो जाएगा, लेकिन इसकी सर्विस अगर 60 पे ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद इसको सीधे रिटायर होना है, ना इसको पेंशन है, ना इसको कोई और बेनिफिट्स मिलेगा, ना उसमें लीव सैलरी है, ना उसमें मेडिकल अलाउंस है, तो ये करेगा क्या? वैसे ऐसे ही डेलीवेजर एज ए डेलीवेजर काम कर रहा है, जब तक इसमें जान है तब तक एज ए डेलीवेजर काम करेगा। 520 से बेहतर है ना कि ये डेलीवेजरी जहाँ तक है, जहाँ तक इसमें ताकत है, चाहे 70 साल 80 साल, क्योंकि आपको पता होगा, ये बात शायद किसी को पता नहीं है, एक डेलीवेजर और एक एम्प्लॉय में फ़र्क होता है। हम जो डेलीवेजर है हम एज ए लेबर काम करते हैं, और
जो एम्प्लॉय होता है उसमें एक सर्विस रूल लगता है, और एक डेली वेजर, एक कैजुअल लेबर पे कोई भी सर्विस रूल तब तक नहीं लगता है जब तक उसमें रेगुलेशन उसको न मिले। क्योंकि अगर ये एज ए लेबर काम कर रहा है, आप सड़क पे कोई मजदूर काम कर रहा है, वो तब तक काम करेगा जब तक उसके बाजू में दम है, चाहे वो 70 साल है, चाहे वो 80 साल है, तब तक इसको डिपार्टमेंट में रखना है। किसी भी सर्विस रूल के हिसाब से ये रिटायर नहीं हो सकता है। अगर अब इसको 520 दिया जाए और इसको 2 साल, तो 2 साल में कितना लेगा है? 2,40,000। अगर इससे बेहतर है कि 15 साल और नौकरी करे तो ये 10 लाख लेगा। तो इसलिए हमने कहा हमेशा 520 कुछ नहीं है, वो पीडीपी और बीजेपी की एक गेम थी जो कैजुअल लेबर्स को एक थप्पा देना था। लेकिन अब भी उसी सरकार से आप उम्मीद रखे हुए हैं। बिल्कुल, हम आप देखिए कि अभी यहाँ जो जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि जब यूटी बना था, और यूटी बनने के साथ ही नवंबर में 19 नवंबर 2019 को एक एक्ट निकला था जो दिल्ली से 23/10/2019 को वो एक्ट निकला था, मिनिमम वेज एक्ट। तो मिनिमम वेज एक्ट जब निकला था तब जम्मू कश्मीर के जितने भी कैजुअल लेबर से या आर्जी मुलाजमीन या सीजनल लेबर से, उनमें तब एक खुशी की लहर दौड़ गई थी कि आज जम्मू कश्मीर यूटी बन गया और हमारे जो मसले हैं वो हल होने वाले हैं। सबसे पहले आप कुल मिलाकर ये चाहते हैं कि एक तो SRO 520 रिवोक हो जाए, दूसरा आप ये चाहते हैं कि अमेंडमेंट हो जाए, या अमेंडमेंट हो जाए, दूसरा आप ये चाहते हैं कि मुलाजमीन को मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो है उनको तनख्वाहें वागुजार की जाएं, और तीसरा आपका ये है कि सरकार जल्द से जल्द आपको रेगुलराइज करे। मेरे साथ आप सफाई कर्मचारी, आपका नाम क्या है? जी, मैं लकी जीदा, स्टेट प्रेसिडेंट अखिल भारतीय हाँ, सफाई बिल्कुल। मिशन। पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि कोविड-19 और कोरोना के बीच में जहां डॉक्टर पेशेंटों से दूर भागते थे, जहां आम आदमी एक दूसरे से दूर भागता है, वहां पर सफाई कर्मचारी जिस तंदही के साथ काम करते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतनी मेहनत करने के बाद और कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंटों के वार्ड में उनकी खैरियत पूछना और उनका हालचाल पूछना, ये काम आप लोगों ने किया है। सरकार से क्या उम्मीद और क्या तवक्का है आपको? क्या सरकार ये समझती है कि आपने इस कोरोना काल में कितनी मेहनत के साथ काम किया है? जी, ऐसा है कि कोरोना वॉरियर तो हमें कहा गया है, लेकिन जो कोरोना वॉरियर का खिताब हमें मिलना चाहिए था वो आज तक हमें किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। क्योंकि कोविड के चलते हमारे लोगों ने सिर्फ हॉस्पिटलों में नहीं, बल्कि हमारे लोगों ने यहाँ तक कि डेड बॉडियों तक को भी जलाया है, दफनाया है। इस कोरोना काल में हमारे लोगों ने अपनी जानों को पूरे हथेली पर रखकर काम किया है, और डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि आज तक उनका जो बेनिफिट उनको देना था वो किसी को भी नहीं मिला है। और आज सफाई कर्मचारी जो हमारा है वो ऐसे ही बेदर हो रहा है। और जितना भी हमारा डेली वेजर मुलाजिम है, मैं अकेला अपना सफाई कर्मचारी की बात नहीं करूँगा, जो हमारे सारे ही भाई बहन हैं, जितने भी हमारे, चाहे वो हेल्थ के हैं, चाहे हमारे PHE के हैं, या कोई भी है, इस समय जो कंडीशन है वो सबके लिए एक समान है। क्योंकि कोरोना काल में ये सभी कोरोना वॉरियर रहे हैं। मैं तो सबको सलूट करता हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट जो हमारी जो सरकारें आई, पीछे सरकारें गई, जो अब आगे नई सरकारें आई है, इन लोगों ने क्या किया कि सिर्फ अपने घरों को भरा है, अपनी जेबों को देखा है और अपने बड़े बड़े महल तैयार किए हैं। लेकिन सफाई कर्मचारी, चाहे मैं किसी भी डिपार्टमेंट अदर देन किसी भी डिपार्टमेंट की बात करूंगा, वो तबका जो है वो आज भी उसी जगह पर है कि वो 750 रुपये में अपने बच्चे का पालन पोषण भी कर रहा है, अपने बच्चे को पढ़ा भी रहा है, और उसी में जो उसका गुजर बसर है वो कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार को इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जितेंद्र सिंह जी हमारे जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हमारे जम्मू के नुमाइंदे, तो उनको इस चीज़ का ध्यान करना चाहिए कि उनका जो जम्मू का जो मुलाजिम है वो आज किस स्थिति में निकल रहा है, किस कंडीशन में अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। और सफाई कर्मचारी की बात की जाए तो ये हमारे सफाई कर्मचारी जो आज, इनकी एज तो मेरे हिसाब से रिटायर होने के बराबर है, कैजुअल लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा सरकार से कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। आपके पास फंड्स हैं, लेकिन आप उसको एम्प्लॉयज़ के ऊपर यूज़ करने की बजाय और काफ़ी सारे काम हैं जिनको आप प्रमोट कर रहे हैं। पुलों के काम चल रहे हैं, हमारे पार्कों के काम चल रहे हैं, हमारे कहीं बड़े बड़े महल बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, लेकिन मुलाजिम की तरफ उनका कोई भी ध्यान नहीं है। हम आगाज़ करना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि जल्द से जल्द जो हमें आश्वासन दिया गया है उसके ऊपर काम किया जाए, नहीं तो आने वाले वक्त पर ऐसा होगा कि हम जम्मू से लेकर पूरा कश्मीर अपने सफाई की जो व्यवस्था है उसको ठप करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम नहीं चाहते कि इस कोरोना काल में चलते हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं उनको किसी चीज़ की कोई परेशानी आए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि कैजुअल, डेली वेजर, सीजनल
और उसके अलावा अन्य जितने भी लोगों को टेम्परेरी तौर पर जम्मू कश्मीर की सरकारों ने लगाया, उन तमाम लोगों से वादे हर साल होते आए हैं। 520 को लेकर आपने सुन लिया कि उसे या तो रिवोक किया जाए या अमेंड किया जाए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या केंद्र सरकार ने जो आश्वासन डेली वेजरों को दिया है, इन लीडरों को दिया है, क्या उस पर खरा उतरेगी, या डीडीसी के इंतखाबात को ध्यान में रखते हुए ये सिर्फ एक शगुफा है जिसे उड़ाया गया है, और जब इंतखाबात खत्म हो जाएंगे दोबारा से डेली वेजरों को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार क्या करती होगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।